Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 30th of October 2020, Friday. Inspiration of the day is you can't have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Mystery seeks direct stake in Tata Farms. In a bid to settle its 4-year-old dispute with Tata, the Sapurji Palonji Group, that is SP Group, has sought a pro rata division of all the Tata Sons assets based on its 18.4% stake in Tata Group Holding Company. As we all know, there is a 4-year-long dispute going between Tata and SP Group. और एज़ पर द प्रीवियस न्यूज़ ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि एसपी ग्रुप और टाटा सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ गए, तो प्रॉबेबली जो ये 4 साल का डिस्प्यूट चल रहा है, 4 साल पुराना डिस्प्यूट चल रहा है, ये आगे आने वाले टाइम में एंड हो जाए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि एसपी ग्रुप रेडी हो गया है अपने जो 18.4% के स्टेक हैं वो टाटा को सेल करने के लिए विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसी सेटलमेंट को लेकर के एसपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में जो टर्म्स फाइल किए हैं उनके अकॉर्डिंग मिस्ट्री फैमिली इज लुकिंग फॉर अ डायरेक्ट स्टेक इनटू all listed Tata entities including Tata Consultancy Services as well as the Crown Jewel Services or pro rata share of the Tata brand in cash or share in its all listed firms. तो एसपी ग्रुप ने, मिस्ट्री फैमिली ने ये डिमांड करी है कि उसके 18.4% स्टेक के अकॉर्डिंग उसको टाटा के सारी लिस्टेड फर्म्स में डायरेक्ट स्टेक होल्डिंग्स दी जाए, और इसके लिए उसने ये टर्म भी फाइल किया है कि एक न्यूट्रल पार्टी का अपॉइंटमेंट हो और वो न्यूट्रल पार्टी जितने भी अनलिस्टेड असेट्स हैं उनके वैल्यूएशन करे, जिससे कि जो वैल्यूएशन है स्टेक का वो न्यूट्रल हो सके. That is why SP Group has also asked for the neutral third party valuation for all the unlisted assets adjusted for net debt. तो अपने 18.4% शेयर के अकॉर्डिंग एसपी ग्रुप ने टाटा की अप्रॉक्सीमेटली हर लिस्टेड फर्म में अपना शेयर मांगा है. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसमें टाटा सन्स का 72% का स्टेक है, तो एसपी ग्रुप मिस्ट्री फैमिली का ये कहना है कि उस 72% स्टेक का 18.5% मिस्ट्री फैमिली या एसपी फैमिली को मिलना चाहिए. जैसे कि 72% अगर टाटा सिंस टीसीएस में होल्ड करता है, तो अगर 72% का 18.5% निकाला जाए तो दैट विल ट्रांसलेट इनटू 13.22%. So in TCS, SP Group or Mystery family is demanding 13.22% shareholding or the direct stake that is actually valued at 1.3 ट्रिलियन एट करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो ये एसपी ग्रुप की कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस के बाद ही एसपी ग्रुप ने कहा दैट दे विल सेटल ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू टाटा सन्स. And if we talk about the shareholdings of Tata Sons, so we can see 66% of the share are actually held by Tata Trust and 18.4% are held by SP Group. Remaining 13% are Tata Group companies and 2.6% are minority stakeholder or shareholders. तो अपने इस 18.4% के बदले में एसपी ग्रुप टाटा की सभी लिस्टेड फर्म में 18.4% के प्रपोर्शन में डायरेक्ट स्टेक की डिमांड कर रहा है, जो भी टर्म्स उसने फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में. एंड दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द डील दैट एक्चुअली प्रपोज्ड बाय एसपी ग्रुप. As we have discussed, 13.22% direct stake in TCS is being demanded by Mystery, and the valuation of all listed Tata's listed companies should be based on last traded price as per the SP Group terms. और जितना भी अनलिस्टेड असेट्स है या जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन बुक वैल्यू के थ्रू थर्ड पार्टी के द्वारा करवाने की भी टर्म्स रखी हैं एसपी ग्रुप ने फॉर सेटलिंग दैट डिस्प्यूट. And the same scheme can also be used to provide the liquidity to Tata Group firms that own Tata Sons shares. तो
कुछ तरह की इसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन एसपी ग्रुप ने रखी हैं टाटा के सामने इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट. इफ टाटा गेट एग्रीज ऑन दिस पर्टिकुलर प्रपोजल, then largely non-cash settlement would ease the pressure on Tatas to raise the debt. तो अब ये देखना है कि क्या टाटा ग्रुप या टाटा सन्स मिस्ट्री फैमिली की एसपी ग्रुप की इस बात को मानते हैं या ये डिस्प्यूट अभी और लिंगर ऑन होता है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. AI bidding rules eased, buyers get more time. एयर इंडिया की बिडिंग को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. इनिशियली जब एयर इंडिया की बिडिंग के लिए टेंडर इनवाइट किए गए थे तो उस समय किसी भी कंपनी ने या बहुत अच्छे प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसीव नहीं किए थे बिकॉज ऑफ द सो मच डेट ऑन एयर इंडिया. और उसके बाद से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए हैं in order to get the attractive bidding for AI. So now the government has changed a bidding parameter for state-owned airline Air India, allowing potential buyer to quote enterprise value instead of equity value. And apart from this change, the last date or the deadline for submitting the bid has also been extended till December 14. इट मीन्स अब ज़्यादा बायर्स जो हैं वो बिडिंग कर सकते हैं अंडर द न्यू कंडीशन. न्यू कंडीशन क्या है कि अब जो बायर्स हैं उनको इंटरप्राइज की वैल्यू कोट करने की ज़रूरत नहीं है, इक्विटी वैल्यू कोट करने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन नाउ कोट द इंटरप्राइज वैल्यू. तो इसकी जो कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई हैं उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किया गया था जिसमें होम मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स हैं. उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज करी हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेटर वैल्यू. And after changing all these terms and conditions, our civil aviation minister has said that this would entice the bidder who till now had constructed the debt amount as a minimum threshold bid amount. इनिशियली अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितना भी डेट है एयर इंडिया पर उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा या वो डेट गवर्नमेंट बेयर करेगी. जो भी बिडर या जो भी पोटेंशियल बायर बिडिंग करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरप्राइज या एयर इंडिया के वैल्यूएशन पर बिडिंग करनी पड़ेगी. जो डेट है उसका बर्डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट है और कोई भी इनिशियली कोई भी कंपनी अपार्ट फ्रॉम टाटा ऐसी कोई भी कंपनी एयर एविएशन कंपनी नहीं थी जिसने एयर इंडिया में कोई इंटरेस्ट शो किया हो. क्यों? क्योंकि पहले जो टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल बायर बिडिंग करेगा या जो भी एयर इंडिया को खरीदेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके सारे डेट और लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए. तो लाइबिलिटीज़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से जो पोटेंशियल बायर्स थे उनको ये डील प्रॉफिटेबल नहीं लग रही थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिडिंग या रिक्वेस्ट नहीं आई थी. हालांकि कई सारी न्यूज़ ऐसी भी आ रही थी कि टाटा ग्रुप ने इंटरेस्ट शो किया जो कि ऑलरेडी एयर एशिया और विस्तारा में काम कर रहा है. टाटा ग्रुप ने इस पर्टिकुलर नेशनल करियर को एक्वायर करने के लिए कुछ बैकडोर डिस्कशंस किए थे बट ये डील भी मेटेरियलाइज नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्राइज वैल्यू एंड द इक्विटी वैल्यू. नाउ what is enterprise value and what is equity value? Basically enterprise value of a company include equity value, debt as well as the cash within the company. On the other hand, equity value measures the value of the company's total share. तो और जैसा कि हम सभी जानते हैं एयर इंडिया के शेयर्स की इस समय कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सबको पता है कि एयर इंडिया बिल्कुल सिक यूनिट हो चुकी है, फाइनेंशियली डिस्ट्रेस है. तो इसीलिए इस स्टेट ओन्ड एयरलाइन के जो बिडिंग पैरामीटर्स है उनमें चेंज करके इक्विटी वैल्यू की जगह इंटरप्राइज वैल्यू को कोट किया गया है जिससे कि बिडिंग का जो प्रपोजल है वो थोड़ा सा लुक्रेटिव हो सके. एंड दिस इज द इक्विटी इन्फ्यूजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू AI. So I suppose it is the third time that government of India is changing the bidding process or the terms and condition of Air India's bidding proposal. And this is the amount of equity that actually government has invested into airline since financial year 2012. And after this change into the terms, the government is expecting the quite attractive bidder or potential buyer. Most probably Tata will again bid for Air India.
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1. Core sector contraction narrows to 0.8% in September. Output in the crucial 8 industry core sector contracted for 7th month in a row, but the unlocking of the economy reduced the rate of decline to mere 0.8% in September against 7.3% in the previous month. Number of time we have discussed about the industrial output, core sector index and the IIP. If you remember, there are 8 industries that are actually called as core sector that account for more than 40% industrial output of Indian economy. और उन्हीं core sector के जो आउटपुट होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को देखते हुए इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोग्रेस को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोग्रेस को, ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया जाता है. और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कोविड-19 के ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज़्यादा फॉल किया था, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बहुत ज़्यादा फॉल किया था. ये जो 8 इंडस्ट्री, जो हमारी कोर 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था. And this is the 7th time, or we can say 7th month in a row, that our 8 industry core sector has seen contraction. But this contraction is very subtle or reduced in comparison to the previous month. So the rate of decline to mere 0.8% in the month of September, that was actually 7.3% in the previous month. तो इकोनॉमी रिज्यूम हो चुकी है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑलरेडी रिज्यूम हो चुकी हैं, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है इस पर्टिकुलर सितंबर मंथ में, दैट इज़ ओनली 0.8% इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ. पिछले मंथ में जो हमारी कोर इंडस्ट्री थी, कोर सेक्टर था, उसमें 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था. अगर हम 8 कोर सेक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से 8 कोर सेक्टर हैं, किन किन सेक्टर्स को हम ये 8 कोर सेक्टर्स बोलते हैं. तो जो हमारा बेसिकली कोर सेक्टर आता है, इसमें हमारे पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आता है, स्टील प्रोडक्शन आता है, कोल प्रोडक्शन आता है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन. और अगर आप इन सारे कोर सेक्टर्स को देखें तो यू कैन क्लियरली decipher that all these 8 core sector are very important for any economy, especially for infrastructure and construction development. That is why for Indian economy, in order to gauge the growth and the multiplier effect on the economy, the contraction and expansion into these 8 industry core sector has always been monitored. और इन सारे कोर सेक्टर में हर एक कोर सेक्टर का अपना वेटेज है. ऑल्दो अगर हम बात करें 8 कोर सेक्टर हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट का मोर देन 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. लेकिन इन सारे 8 कोर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा वेटेज पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का है. और सबसे कम वेटेज किसका है? दैट इज़ फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन. कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन स्टील प्रोडक्शन, देन कोल, देन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, देन natural gas production, then cement production, and then fertilizer production. However, number of committees and the number of group has suggested addition of few other sector into this core sector. जैसे कि जुलाई 2018 में एक वीके सारस्वत कमेटी बनी थी जो कि नीति आयोग के मेंबर थे. उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि एल्यूमिनियम सेक्टर जो है उसको भी इंडिया के में कोर सेक्टर में 9th कोर सेक्टर के फॉर्म में ऐड ऑन कर दिया जाए. हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी सेक्टर उसमें ऐड नहीं किया. करंटली अभी 8 कोर सेक्टर ही हैं जिनको हम 8 इंडस्ट्री कोर सेक्टर कहते हैं. अब देखते हैं आज की न्यूज़. बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन इन 8 कोर सेक्टर में आया था पिछले मंथ में, वो 7.3% का था. इस बार वो रिड्यूस होकर 0.8% आ गया. क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी रिज्यूम हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही, चाहे वो कोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो स्टील हो. ऑल्दो इन कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील which constitute over half of the core sector index, which constitute
over half the core sector index showed a rise in production in the month of September. कोल का जो आउटपुट है वो पिछले महीने में भी बढ़ा था, जबकि पूरा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, कोर इंडस्ट्री आउटपुट, वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट कोल का जो प्रोडक्शन था, जो कोल आउटपुट था, वो पिछले महीने भी कुछ इंक्रीज़ हुआ था। इस महीने उसकी ग्रोथ रेट जो है इस पर्टिकुलर मंथ सितंबर मंथ में कोल का जो आउटपुट रहा है वो 21.2% से ग्रो किया है इन कंपैरिजन टू द मंथ ऑफ अगस्त, दैट वाज 3.6%. So all these industrial output, or we can say 8 industry core sector output, is likely to have a positive impact on index of industrial production, which was actually declining since last 6 months, and in the month of August it was declined at the rate of 8%. तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इन 8 इंडस्ट्री कोर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होकर के 0.8% तक आ गया है, तो जो इंडिया का टोटल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, वो भी इंक्रीज करेगा एंड इकोनॉमी विल नाउ move on the recovery phase. And this is the core sector output growth since the month of January. और जैसा कि हम देख रहे हैं अप्रैल मई जून के मंथ में ये बिल्कुल बिलो तक आ गया था, -40% तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद हमें अब स्लाइट रिकवरी दिखने को मिल रही है और इस सितंबर के मंथ में मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है इन 8 कोर सेक्टर ने, दैट इज -0.8%. ऑल द स्टूडेंट माइंडेड, अभी यहाँ पर एक्सपेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टिल जो आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही है, यानी -0.8% का कॉन्ट्रैक्शन अभी भी है। तो एक्सपर्ट ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आगे आने वाले अक्टूबर और नवंबर दिसंबर तक ये जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है दैट विल टर्न अप इनटू पॉजिटिव नंबर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। गवर्नमेंट स्क्रैप्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्लॉज इन बल्क ड्रग PLI स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड incentive, that is PLI scheme, as government has initiated for number of sectors, for manufacturing sector, especially in case of mobile manufacturing or electronic manufacturing, as well as the bulk drug or ingredients to make medicines. COVID-19 के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए PLI स्कीम में बहुत ज़्यादा रिवीजन किए थे, क्योंकि उस समय जो एंटी चाइना सेंटीमेंट्स थे उन एंटी चाइना सेंटीमेंट्स को गवर्नमेंट लीवरेज करना चाहती थी और इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के केस में बल्क ड्रग के सेक्टर में और ज़्यादा प्रमोट करना चाहती थी। बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इंडियन इकोनॉमी एज अ नेट एक्सपोर्टर और द हब ऑफ एक्सपोर्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल एंड बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चेंजेस गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में किए थे। बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंडियन, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल थी। इस पर्टिकुलर स्कीम में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे जो अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते, इंडिया में प्रोडक्शन करते या इंडिया में वैल्यू एडिशन करते विद मिनिमम थ्रेशोल्ड, तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स अजम्पशंस, टैक्स हॉलीडेज, इस तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट ने बात करी थी। और अगर आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा प्रपोजल भी गवर्नमेंट को देखने को मिले थे। इन केस ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 5 प्रपोजल गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली एक्सेप्टेड टिल नाउ under this production linked incentive scheme. And after the promotion of PLI scheme for mobile manufacturing, government has shifted its focus towards the bulk drug or API मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम सभी को पता है इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट हमारी जो फार्मेसी है उसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइनीज़ कंपनीज़ पर या चाइनीज़ फर्म्स पर। किस लिए? क्योंकि किसी भी ड्रग में एक API इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड दैट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज़ द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ दैट मेडिसिन और दैट ड्रग दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द डिज़ायरेबल रिजल्ट्स और द इफेक्ट इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो इन API का प्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमी में सफिशिएंटली एफिशिएंटली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें
इन एपीआईज को चाइना की फर्म से या चाइनीज मार्केट से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर हम क्वांटम की बात करें तो 60% एपीआई इंडिया की जो रिक्वायरमेंट उसका 60% एपीआई हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। That is why in case of pharma, our dependency on Chinese firms is so high. So in order to reduce the dependency of Indian market or Indian companies on Chinese firm, government has also shifted its focus from mobile manufacturing to bulk drug and API manufacturing in India. And as per the current news, government has again revised the production linked incentive scheme for local manufacturing of bulk drugs or ingredient. And what are the major revision that government has done under this? The most significant change that government has made is the removal of minimum investment criteria टू बी एलिजिबल फॉर द पीएलआई स्कीम। पहले गवर्नमेंट ने एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया सेट कर रखा था कि पीएलआई स्कीम के तहत केवल उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, उन्हीं मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलेगा जो मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। अब वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है विद मिनिमम प्रोडक्शन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि पीएलआई स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं या पीएलआई स्कीम के तहत अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उनको एक मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्शन या मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्ट वॉल्यूम प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर production linked incentive scheme under bulk drug and ingredient manufacturing। तो जितने भी आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, आइडेंटिफाइड ड्रग्स हैं, अगर उन ड्रग्स का मिनिमम प्रोडक्शन होता है, मिनिमम वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर, तो वो उस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम के तहत एलिजिबल हो जाएगी। Apart from these provision, government has now deleted the provision which restrict the sale of eligible project for the domestic market to receive the incentive। पहले एक क्लॉज था कि जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट यू हैव टू एक्चुअली सेल इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप वो प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल कर रहे हैं देन द मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीएलआई स्कीम। बट अब उस सेल रिस्ट्रिक्शन को भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वेदर यू आर सेलिंग फॉर डोमेस्टिक मार्केट और द इंटरनेशनल मार्केट, द मैन्युफैक्चरर विल बी एलिजिबल इफ ही और हिज कंपनी इज प्रोड्यूसिंग द मिनिमम प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर रिवीजन से इंडस्ट्री जो है, एक्सपोर्टर्स जो है, इंडस्ट्री इज़ क्वाइट हैप्पी, बट दे आर सेइंग दैट देयर ऑल रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय सेंटर। However, all these changes are welcomed, and these changes by Government of India under PLI scheme will definitely promote the MSME sector onwards। तो इन सारे चेंजेस को वेलकम तो किया है, बट जो और रिकमेंडेशन करी थी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ने, उनके अकॉर्डिंग उन सारे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। केवल इन्हीं दो मिनिमम रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया, दैट इज रिमूवल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड द removal of restriction on selling into the domestic market। So now export will also be considered। Industry sources reveal that government had already received approximately 125 expression of interest under this PLI scheme। और इस इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के रिड्यूस करने से, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रिड्यूस कर दिया है या रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसके रिमूव करने से अब उन 125 एक्सप्रेशन के अलावा भी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को मिला है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके अलावा भी गवर्नमेंट को और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो एमएसएमईज हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया। तो नाउ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कैन ऑल्सो सेंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर production linked scheme under bulk drug and API ingredient manufacturing।
So this is the good move by Government of India in order to promote the export, in order to promote the manufacturing, in order to help the MSME sector. So these are the little highlights that you can go with once that government has actually changed in PLI scheme. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 given on page number 8. Fiscal deficit at 115% of target. Facing severe revenue stress because of the muted economic activity during the COVID-19 pandemic, the Union government fiscal deficit soared to 115% of full budget estimate in the first half of financial year 21, and that gap is huge, and the gap between center revenue and expenditure touches the 9.13 trillion between the April and September because of the subdued economic activity. So COVID-19 की वजह से इंडिया में जो फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम ऑलरेडी चली थी इंडियन इकोनॉमी में, जिसको लेकर के FRBM एक्ट भी आया था इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट. इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम अबाउट दिस फिजिकल डेफिसिट. और इसी फिजिकल डेफिसिट को लेकर के गवर्नमेंट ने इस बार टारगेट जो रखा था वो 3.5% का रखा था अंडर बजट, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो 3.5% का टारगेट रखा गया था फिजिकल डेफिसिट का, उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया था फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर यूनियन गवर्नमेंट. तो FRBM एक्ट के तहत एक क्लॉज को इन्वोक करते हुए इस पर्टिकुलर टारगेट को ब्रीच करने के लिए अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट ने, so that state government can actually meet out their expenditure by market borrowing. अगर मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर. इन सिंपल टर्म, जितनी गवर्नमेंट की इनकम हुई है और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है. जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं डेफिसिट. जब हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं सरप्लस. और इंडियन इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट का ही ट्रेंड काफ़ी टाइम से चला रहा है. इट मीन्स आवर मीन्स गवर्नमेंट की जो इनकम है दैट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू द एक्सपेंडिचर, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस गवर्नमेंट, union government as well as state government will have to borrow from the market. And the high recurring fiscal deficit clearly indicate that government has been spending beyond its mean. It means government के पास टैक्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं आ रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर मीट आउट कर सके. और इसी फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए FRBM एक्ट आया था, दैट इज़ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक टारगेट डिसाइड किया था कि 2009 तक गवर्नमेंट अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% से नीचे ले आएगी. हालांकि कई बार इस FRBM एक्ट के तहत क्लॉज को इन्वोक करके इस टारगेट को ब्रीच किया गया, और अभी तक फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से नीचे नहीं आया. इवन इस कोविड-19 की ड्यूरेशन में ये फिजिकल डेफिसिट तो और ज़्यादा बढ़ गया है. तो एज पर द करेंट न्यूज़, द यूनियन गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट सोर टू 115% of full budget estimate in the first half of financial year 21. तो financial year 21 में जो भी टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था बजट में फॉर फिजिकल डेफिसिट, उसका 115% फिजिकल डेफिसिट बढ़ चुका है because of this COVID-19 pandemic. And during the same period last year, the fiscal deficit stood at 92.6% of the budgeted target. तो अगर हम ये कहें गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 100 का टारगेट 100% टारगेट रखा था, उस 100% का 15% ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है केवल अभी हाफ महीने में ही, या हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 21, यानी 15% ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया है as per the targeted fiscal deficit for this financial year. The fiscal deficit had breached the budget target in the July itself as the economy faced the most stringent lockdown in the first quarter of this financial year. As we all know, April और
मई के मंथ में बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम हुआ, जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन रिड्यूस हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हुई, आईआईपी रिड्यूस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ इंडियन इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का टैक्स रिसीट्स और नॉन डेट रिसीट रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था पूरे फाइनेंशियल ईयर के, वो जुलाई में ही एग्जॉस्ट हो गया. And this high fiscal deficit at a some point is good for any economy. It indicates that government is spending and economy is growing, but beyond certain point this high amount of fiscal deficit indicate the huge amount of loan on government of India. और बहुत ज़्यादा लोन जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इंडिया की जीडीपी का कितना परसेंट लोन में है. How much of Indian GDP is under loan? And this is the table of revenue shortfall into different heads. नेट टैक्स रिवेन्यू में कितना शॉर्टफॉल हुआ, नॉन टैक्स रिवेन्यू में कितना शॉर्टफॉल हुआ, नेट डेट कैपिटल रिसीट्स में, टोटल रिवेन्यू में कितना शॉर्टफॉल हुआ, और एक्सपेंडिचर में कितना शॉर्टफॉल या इंक्रीज हुआ. So these are the different financial heads under which government receive the income or do the expenditure. No need to mug up all these numbers. You can just go through once in order to get the glimpse of economy. अब देख लेते हैं some other news clips. Government bring new law via ordinance to manage the air quality in Delhi-NCR. जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं इधर नवंबर और अक्टूबर के मंथ में सबटल बर्निंग स्टार्ट हो जाती है इनटू नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी में, जिसकी वजह से जो दिल्ली एनसीआर है उसमें जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा गिर जाती है, इवन ब्रीदेबल भी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं. हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सबटल बर्निंग, बट दैट इज़ द चीपेस्ट मोड अवेलेबल फॉर द फार्मर. And due to the lack of infrastructure, due to the lack of policies, due to the lack of equipment, due to the lack of finance, farmer adopt subtle burning as a mean to prepare their field for next cropping, that is rabi cropping. तो अब गवर्नमेंट ने दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑर्डिनेंस के तहत एक लॉ लाया है और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, या हम उसको कमीशन भी बोल सकते हैं. वो कमीशन अब दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को मॉनिटर करेगा, देखेगा, और उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसको बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी भी दी गई है. वो किसी भी प्रमाइसेस को सर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रमाइसेस की वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी वो कमीशन रोक सकता है. तो ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ लाने की कोशिश करी, कमीशन बनाया है, और वो कमीशन दिल्ली एनसीआर रीजन में इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मॉनिटर करेगा और एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसको बहुत सारे पावर प्रोवाइड करी गई हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. नो रिलीफ फॉर प्रमोटर्स क्राइंग फ्रॉड. इफ यू रिमेंबर, yesterday we have discussed about the invocation of personal guarantee for promoters or directors of the company. तो रिसेंटली टॉप इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि अभी भी जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं कंपनी से, जिनके एक्शंस, ऑपरेशंस या जिनके फ्रॉड की वजह से कंपनी का मनी डाइवर्ज हुआ और जिसकी वजह से कंपनी इंसॉल्वेंसी के स्टेज तक पहुंच गई, उस केस में प्रमोटर्स पर पर्सनल गारंटी इन्वोक करी जाएगी अंडर आईबीसी. इट मीन्स प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. पहले क्या होता था कि कोई भी प्रमोटर, डायरेक्टर अगर किसकी कंपनी डिफॉल्ट होती थी तो उस पर कोई पर्सनल गारंटी इन्वोक नहीं करी थी, उसके पर्सनल असेट्स जो हैं वो सिक्योर रहते थे. बट अंडर आईबीसी द पर्सनल गारंटी हैज़ बीन इन्वोक्ड फॉर सो मैनी प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर इन ऑर्डर टू फुलफिल द लायबिलिटीज ऑफ द companies that has been arised because of the decision taken by promoter or director within the company for diversions of the company fund. और हमारे पास बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल भी हैं, जैसा कि हमने देखा रिलायंस के केस में भी, एमटेक ऑटो के केस में भी, किंगफिशर के केस में भी पर्सनल गारंटी इन्वोक करी गई. So as per this news, there is no respite to the promoters of defaulting companies or insolvent companies, and personal guarantee to be invoked under IBC. So it is not only the director but the promoters are also liable for the personal guarantee even if they are not running the
company. And action against professional managers for fraud is under criminal law. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है कि आईबीसी का बेसिक एम है कि जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके ड्यूज़ को रिकवर किया जाए, एंड फॉर दिस प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड द पर्सनल गारंटीज ऑन देम कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड. आज की न्यूज़ में इतना ही स्टूडेंट. ऑल दीज आर द रेफरेंसेस. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. So if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.